आइए डिस्कस करते हैं एक आध एग्जांपल इसके ऊपर। XYZ Limited decided to reduce the paid up capital by rupees 3 per share on 10,000 shares fully paid up। हाँ जी, 3 रुपए कम हो रही है, 3 रुपए से कम हो रही है, तो सिर्फ पेड अप हमें कम करनी है। बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 10,000 इंटू 3 कितना हो गया? 30,000 टू रिकंस्ट्रक्शन फायदा हुआ कितने का? 30,000 का। बट अगर यही क्वेश्चन मैं कुछ इस तरीके से देता, ABC Limited decided to reduce the paid up to rupees 6 per share on 15,000 shares fully paid up। हाँ जी, इसमें आप कहेंगे कि सर इसमें साथ साथ फेस वैल्यू भी हमारी कम हो रही है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ जी, कितना था पहले? 10, अब घट के कितना आ गया? 6। सारा बेनिफिट जो है वो कहाँ चला जाएगा? सर वो चला जाएगा हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। 9 15,000 शेयर थे तो 1.5 लाख, यहां आ गया आपका 90,000 और यहां आ गया आपका कितना? 60,000। गॉट इट। चलिए, तो यह आपने देखा पेड अप रिड्यूस होती है तो हम किस तरीके से चीजों को डील करते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ कॉमन छोटी छोटी एंट्रीज की। फॉर contingent liability waived off। For contingent liability waived off, क्या मतलब होता है contingent liability waived off? भाई contingent liability सबसे पहले होती क्या है? liability dependent on सम फ्यूचर इवेंट। ऐसी लायबिलिटी जो किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करती है। सपोज मेरे पे किसी ने केस कर रखा है 5 लाख के कंपनसेशन का, तो अगर मैं केस हार गया तो मुझे वो कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इट्स अ लायबिलिटी विच इज डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट वेदर आई एम गोइंग टू विन और लूज द केस। सो दिस इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। और कंटीजेंट लायबिलिटी जो है नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, बस शोन एज फुटनोट इन बैलेंस शीट। उसको हम बैलेंस शीट में एक फुटनोट की तरह शो करते हैं। यही होता है। अब जो चीज आपने कभी बुक्स में दिखाई ही नहीं, आपने उसे कभी लायबिलिटी माना ही नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है ही नहीं, अगर वो खत्म हो गई, वो नहीं है, सच सच बताओ, कुछ एंट्री करेंगे? कुछ एंट्री नहीं करेंगे। अरे कभी हमने उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया ही नहीं, वो चीज अगर खत्म हो गई, वो वाइप ऑफ हो गई, वेव ऑफ हो गई, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इसके लिए हम किसी भी तरह की कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? बट ध्यान से सुनिए, अगर मैं कहता हूं पेमेंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, हमें पेमेंट करनी पड़ जाती है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी की हमें पेमेंट करनी पड़ गई। वेव ऑफ हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, कभी बुक्स में दिखाया ही नहीं था। बट सपोज मैंने अपने फुटनोट में दिख रखा था कि मुझे शायद 5 लाख रुपए का कंपनसेशन देना पड़े,
और अगर ऑल ऑफ सडन मैं कहता हूं भगवान ना करे मुझे वो कंपनसेशन देना पड़ जाए, तो बेटा वो मेरे लिए लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? सर लॉस हुआ। तो आपने क्या किया, रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए एक तरह से क्या है, लॉस है। टू, आपका जो कैश कम हुआ आपने कर दिया टू कैश। होपफुली आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर आप इसकी एंट्री करो क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है तो लायबिलिटी टू कैश। नो, क्यों नहीं मैं लायबिलिटी डेबिट कर रहा, क्यों मैं रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट कर रहा हूं? क्योंकि हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी हमने दिखाया ही नहीं। जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ही नहीं, वो खत्म हो गई तो कोई एंट्री नहीं। और अगर वो अराइज हो गई, मुझे 5 लाख का कंपनसेशन देना पड़ गया, ऑल ऑफ सडन वो लायबिलिटी अगर हमारी अराइज हो गई, तो उस सिचुएशन के अंदर वो सारा का सारा पैसा मेरे लिए एक तरह से लॉस है। मैंने रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट किया और कैश मेरे पास से जा रहा है, असेट्स क्या हो गए, कम। मेरी लायबिलिटी कम नहीं हो रही, वो मेरा लॉस है। आप ये मत सोचो कि पे करने से मेरी लायबिलिटी कम हो रही है। बेटा लायबिलिटी कहां से कम हो रही है? लायबिलिटी तो कभी बुक्स में दिखाई नहीं, तो लायबिलिटी कैसे मान लूं कि लायबिलिटी कम हो रही है? वो तो मेरा लॉस है, इस वजह से डेबिट हो रहा है। समझ में आ गई ना? चलिए, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बोला लीगल क्लेम्स, कंटीजेंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल। अच्छा, बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड ये भी कंटीजेंट लायबिलिटी है। ये क्या होता है? सपोज मेरे पास एक बिल रिसीवेबल आया, बड़े आराम से रिलैक्स होके सुनिए। मेरे पास एक बिल रिसीवेबल आया, बीआर आया मेरे फ्रेंड से। मैंने उसे अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया क्योंकि मुझे इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट थी। समझ में आया? मेरे पास बीआर आया, मैंने उसे अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, रीजन बीइंग मुझे कुछ कैश की रिक्वायरमेंट थी। अब ऑन ड्यू डेट बैंक जो है फ्रेंड के पास जाएगा और उससे अमाउंट रिकवर करेगा। बट अगर उसने अमाउंट पे नहीं किया तो बैंक किससे रिकवर करेगा? मुझसे रिकवर करेगा। तो दिस इज अगेन अ लायबिलिटी फॉर मी कि अगर मेरा फ्रेंड अगर बैंक को ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करता है तो पेमेंट मुझे करनी पड़ जाएगी। सो दिस इज अगेन डिपेंडेंट on the fact whether my friend is going to pay the amount to the bank or not. If my friend will give the amount to bank, then this liability will not arise at all. However, if he gets fail in paying the amount to the bank, then this liability will get arised, and that's why it's a contingent liability for me. So bill discounted is again a contingent liability. Third, preference dividend इन अरियर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स ये क्या होता है? सपोज आपकी कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिसपे आपने पिछले 4 सालों से डिविडेंड पे नहीं किया। आपके पास कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिसपे आपने पिछले 4 सालों से कोई डिविडेंड पे नहीं किया। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 तरीके की होती है। प्रेफरेंस कैपिटल 2 तरह की होती है, एक होती है क्यूमुलेटिव और एक होती है नॉन क्यूमुलेटिव। जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुने। एक होती है क्यूमुलेटिव और एक होती है नॉन क्यूमुलेटिव। ये क्या होता है? अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सपोज पिछले 3 सालों से डिविडेंड पे नहीं किया या 4 सालों से, और 5th ईयर में कंपनी के पास प्रॉफिट आए, तो कंपनी को 5th ईयर में सिर्फ करंट ईयर का डिविडेंड नहीं देना, पिछले 4 सालों का भी डिविडेंड पे आउट करना पड़ेगा। तो ऑल टुगेदर कंपनी को 5 सालों का डिविडेंड पे आउट करना पड़ेगा, विच इज नोन एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन्हें क्यूमुलेटिव बोला जाता है। क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में आपने लॉसेस के चलते या किसी भी कारण से डिविडेंड नहीं पे किया तो वो इग्नोर नहीं होता। इन फ्यूचर ईयर्स अगर प्रॉफिट्स आते हैं तो वो आपको सारा का सारा पे करना पड़ता है। नॉन क्यूमुलेटिव, इसमें क्या होता है सर कि सपोज कंपनी ने 3 साल डिविडेंड नहीं पे किया, चौथे साल प्रॉफिट्स आए, वो डिविडेंड पे कर रही है, तो सिर्फ उसे चौथे साल का डिविडेंड देना है अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। पिछले 3 सालों का उसको डिविडेंड पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ सालों से डिविडेंड पे नहीं किया। अब हमें कब डिविडेंड ये पे करना पड़ेगा? जब कंपनी के प्रॉफिट्स आएंगे, अदरवाइज हमें ये पे करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इसे कंटीजेंट लायबिलिटी में हमने शो कर रखा है। कंटीजेंट लायबिलिटी इन द सेंस
कि अगर फ्यूचर में सपोज 4 सालों से हमने डिविडेंड पे नहीं किया, तो ये हमारे लिए क्यों कंटीजेंट लायबिलिटी है? क्योंकि ये हमें तभी पे करना है जब हमारे पास इतने प्रॉफिट्स आएंगे। अगर प्रॉफिट्स नहीं आएंगे तो हमें ये पे करने की भी जरूरत नहीं है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स, अरियर्स मतलब हमने पे नहीं किए हैं काफी टाइम से, आउटस्टैंडिंग है, वो भी हमारे लिए कंटीजेंट लायबिलिटी होती। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में। प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स या तो कहेगा वेव ऑफ हो गया तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, या कहेगा पे करना है तो आप कर दोगे रिकंस्ट्रक्शन टू कैश। तो होपफुली आपको कंटीजेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट समझ में आया सारा का सारा। आप फटाफट एक बार इसे सारा का सारा जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, एक बार इसे आप सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, जो भी हमें चीजें इसमें करनी है।